फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है पिजियन यानी कबूतर के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत ही जटिल प्रकार का होता है, क्योंकि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम इसका जैसे पढ़ा, इसमें जो फ्लाइट एडेप्टेशन है यानी उड्डयन अनुकूलन है, तो इसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा होने के कारण इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एक जटिल प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि रेस्पिरेशन किस प्रकार का होता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी लंग्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन लंग्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, गुलाबी कलर के होते हैं, छोटे होते हैं और स्वतंत्र नहीं होते। जैसे मैमल्स के अंदर और बाकी जो कॉर्डेट्स हैं उसमें स्वतंत्र होते हैं, थोरेसिक कैविटी में पूरा उनको स्पेस मिलती है खुलने के लिए, तो उस तरह से वो स्वतंत्र नहीं होते। वो हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं। लंग्स छोटे होते हैं, गुलाबी कलर के होते हैं, संवहनी प्रकार के होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। तो इनके लिए पक्षियों में विशेष जो है जो सहायक श्वसन अंग पाए जाते हैं उनमें होते हैं एयर सैक्स, वायु कोश पाए जाते हैं। ये जो वायु कोश है ये अपने आप में परीक्षा के पॉइंट से अलग से इसका पूरा क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने वायु कोश पाए जाते हैं, कहाँ उनकी उपस्थिति है, या उसका डायग्राम बनाओ या उसकी उपयोगिता यानी सिग्निफिकेंस बताओ। तो ये वायु कोश जो है ये क्या है, सहायक श्वसन अंग है, ठीक है। यानी इनमें संवहन नहीं होगा, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर कैपिलरीज नहीं पहुंच रही हैं। ये खाली क्या है, गुब्बारे की तरह, जैसे गुब्बारे में हवा भरी होती है उस तरह से ये स्पेस है जिसमें वायु भरेगी, ठीक है। तो ये एयर सैक्स पाए जाते हैं इनमें। ये सहायक श्वसन अंग है जिनके कारण, जैसा भी मैंने बताया, मेन फंक्शन तो इसका रेस्पिरेशन में संबंधित है ही है। इसके अलावा वायु भरने के कारण जो फ्लाइट एडेप्टेशन है यानी शरीर जो है पक्षी का वो हल्का हो जाता है, तो उड़ने में सहायक होते हैं। इसके अलावा वायु भरने के कारण बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन रखना है पक्षी को, वो भी इन एयर सैक्स के कारण हो पाता है। यानी तापमान नियमन का हो गया, रेस्पिरेशन से संबंधित हो गया और फ्लाइट एडेप्टेशन में लाइट वेट करने से संबंधित हो गया। तो ये इसका मुख्य कार्य होते हैं एयर सैक्स के, ठीक है। इनके अंदर डायाफ्रैगम नहीं पाया जाता है। जैसे हमारे अंदर डायाफ्रैगम होता है, कार्टिलेजिनस पार्ट होता है जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से पृथक करता है, तो इनमें डायाफ्रैगम नहीं पाया जाता है, नॉट प्रेजेंट। अब हम लेते हैं इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें सबसे पहले हम लेते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमें किन किन पॉइंट्स को कवर करना है। सबसे पहले एक्सटर्नल लेयर्स। एक्सटर्नल लेयर्स कहाँ पाए जाते हैं, ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा कि इसकी जो चोंच होती है, अपर बीक जो होती है, इस अपर बीक के ऊपर की तरफ यहाँ पर पीछे की साइड में यहाँ पर जो है एक्सटर्नल लेयर्स पाए जाते हैं। और एक्सटर्नल लेयर्स के ऊपर फ्लिप यानी एक कवर की जैसी संरचना होती है, ओपर्क्यूलम, ठीक है। तो जब इसको इनहेल करना होता है तो फ्लिप हट जाएगा, एयर अंदर आ जाएगी। तो ये अपर बीक का जो पीछे वाला भाग होता है, या इस पीछे वाले भाग में ऊपर की साइड में एक जोड़ी नॉस्ट्रल प्रेजेंट है, एक्सटर्नल लेयर्स, जिसके ऊपर फ्लिप है यानी ओपर्क्यूलम है, ठीक है। एक्सटर्नल लेयर ओपन होते हैं किसमें, नेसल सैक में, या हम कह सकते हैं ऑल्फैक्टरी सैक। जो स्कल वाला पार्ट है इसका, उस स्कल वाले पार्ट के अंदर ऑल्फैक्टरी सैक है, या उसे हम कहेंगे नेसल सैक है। तो एक्सटर्नल लेयर ओपन होते हैं नेसल सैक में। नेसल सैक ओपन होता है इंटरनल नॉस्ट्रल्स के द्वारा। कहाँ ओपन होगा, बक्कल कैविटी में या फेरिंक्स वाले भाग में। ये जो माउथ वाला पार्ट बताया था आपको, ये ऊपर की चोंच है, ये नीचे की चोंच है। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें अंदर की साइड में बक्कल कैविटी में यहाँ पर इंटरनल नॉस्ट्रल्स ये ओपन हो रहे हैं, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, ठीक है। तो इंटरनल नॉस्ट्रल्स के द्वारा ये जो है फेरिंक्स वाले भाग में ओपन हुआ। उसके बाद में ये ग्लॉटिस, ग्लॉटिस जो छिद्र है वो कहाँ होता है, ये जो लोअर बीक है यानी माउथ का या बक्कल कैविटी का जो फर्श वाला भाग है वहां जीभ पाई जाती है। तो ये ट्रायंगुलर शेप की जीभ है, तो जीभ के आधार वाले भाग पर यहाँ पर बीच में ये जो ओपनिंग है, छेद है, ये ओपनिंग क्या कहलाती है, ग्लॉटिस। ये क्या कहलाती है, ग्लॉटिस, ठीक है।
तो यहाँ एक्चुअली में क्या है, दो ओपनिंग होंगी, एक ओपनिंग होगी विच ओपन्स इन ट्रैकिया, श्वास नली में ओपन होगा, एक ओपनिंग होगी विच ओपन्स इन एन ईसोफेगस। तो फेरिंक्स जो है उसके बाद में उसमें दो ओपनिंग है, वन विच ओपन्स इन ए ट्रैकिया एंड जो ग्लॉटिस कहलाती है, दूसरी क्या है गुलेट। तो गुलेट जो है वो किसमें ओपन होगी, ईसोफेगस में। तो जैसे हमारी गर्दन में भी दोनों पाइप साथ साथ चलती है, फुट पाइप भी चलती है और विंड पाइप भी है, तो आगे की तरफ जैसे श्वास नली है उसके जस्ट पीछे की तरफ क्या है, ईसोफेगस है। तो उस तरह से पक्षी की भी जो गर्दन वाला भाग है, उस गर्दन वाले भाग में ईसोफेगस है और उसके आगे की तरफ क्या है, ट्रैकिया है, श्वास नली है। तो दोनों की ओपनिंग अलग अलग है। ग्लॉटिस जो है इट इज अ ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया और बुलेट जो है इट इज अ ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस। ठीक है, तो ये ग्लॉटिस वाला भाग है जो कहाँ है, फर्श वाले भाग में, जीभ का जो बेस वाला पार्ट है वहां पर ये बीच में उपस्थित है ग्लॉटिस। ठीक है, ग्लॉटिस किसमें ओपन होगा, जैसा भी बताया मैंने, पहले लैरिंक्स वाला भाग आएगा। लैरिंक्स का जो भाग है ये पक्षी के अंदर, इसमें वोकल कॉर्ड नहीं पाया जाता है। जैसे हमारा ये वाला जो पार्ट है, कंठ वाला भाग, लैरिंक्स मतलब क्या है, कंठ। तो कंठ वाले भाग में हमारे में तो यहाँ वोकल कॉर्ड है, मैमल्स के अंदर यहाँ वोकल कॉर्ड है, लेकिन पक्षियों के अंदर जो लैरिंक्स है ये रिड्यूस होता है। कौन से प्रकार का होता है, यहाँ वोकल कॉर्ड नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जो लैरिंक्स वाला पार्ट है वो सपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा, चार खंडों से बना हुआ ट्रायंगल शेप का क्रिकॉइड कार्टिलेज के द्वारा और एक जोड़ी एरेक्टिनॉइड कार्टिलेज के द्वारा जो कंठ वाला भाग है वो सपोर्टेड होता है। पर कंठ वाला भाग यहाँ पर क्या है, साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है पक्षी में। मैमल्स के अंदर कंठ वाले भाग में ही वोकल कॉर्ड होता है और वहीं से ही साउंड प्रोड्यूस होती है, लेकिन पक्षियों के अंदर लैरिंक्स इज हाईली रिड्यूस्ड और इसमें वोकल कॉर्ड नहीं पाया जाता है। और इसको सपोर्ट किसके द्वारा होता है, ये चार खंडों का बना हुआ त्रिभुजाकार क्रिकॉइड कार्टिलेज के द्वारा और एक जोड़ी एरेटिनॉइड कार्टिलेज के द्वारा ये जो कंठ वाला भाग है, लैरिंक्स वाला भाग है, ये सपोर्टेड होता है। अब हम लेते हैं लैरिंक्स आगे की तरफ जो प्रोसीड करता है वो क्या है, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया कहाँ होगी, श्वास नली। तो श्वास नली कहाँ है, पूरी ग्रीवा वाले भाग में। पूरी ग्रीवा वाले भाग में श्वास नली है और श्वास नली ईसोफेगस के आगे की साइड में है। जैसे यहाँ ये श्वास नली है, इसके पीछे की साइड में ईसोफेगस है। तो पक्षियों के अंदर भी जो नेक वाला पार्ट है, गर्दन वाला जो पार्ट है, वहां पर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, श्वास नली, ट्रैकिया। श्वास नली सपोर्ट की जाती है कंप्लीट एंड बोनी रिंग्स के द्वारा। यहाँ कंप्लीट रिंग्स है, जैसे ये श्वास नली है गर्दन वाले भाग में, तो यहाँ कंप्लीट रिंग्स है और ये जो रिंग्स है ये बोन्स की बनी हुई है, कंप्लीट एंड बोनी रिंग्स। तो ट्रैकिया यानी श्वास नली नेक वाले पार्ट में प्रेजेंट है, ईसोफेगस के आगे की साइड में है, पैरेलल में चल रही है वो, और क्रॉप वाले भाग के बाईं साइड तक पहुंचेगी। ठीक है, और ये इसमें ट्रैकियल रिंग्स के द्वारा सपोर्ट की जाती है जो कंप्लीट होते हैं और बोनी प्रकार के होते हैं। ट्रैकिया का जो दूरस्थ वाला भाग होता है, जैसे ट्रैकिया इस वाले भाग तक आने के बाद में थोरेसिक कैविटी शुरू हो गई, तो यहाँ आने के बाद में जब थोरेसिक कैविटी शुरू होती है तो इस वाले भाग पर, ये जंक्शन है, इस वाले भाग पर यानी ट्रैकिया का जो टर्मिनल वाला भाग है उस वाले भाग में पाया जाता है सायरिंक्स, साउंड बॉक्स। यानी पक्षी के अंदर ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रकृति ने इन्हें जो है एक उपहार दिया है, जिसकी सहायता से यह अलग अलग प्रकार के पक्षी अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे कोयल है, मोर है ना, और तोता है, मैना है, ये अलग अलग प्रकार की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे तोता तो कितनी नकल भी लगाता है, और कोयल की जो ध्वनि है ना, बहुत ही सुरीली होती है, बया है। तो अलग अलग पक्षी अलग अलग प्रकार की जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो किससे करते हैं, सायरिंक्स से। और सायरिंक्स कहाँ पाया जाता है, ट्रैकिया का जो अंत वाला भाग है, जहां पर जाकर के अब ये थोरेसिक कैविटी में एंटर होगा, उससे पहले, तो उससे पहले एक स्वर यंत्र यानी साउंड बॉक्स पाया जाता है, सायरिंक्स, जो कि पक्षियों में ही पाया जाता है। अपने आप में ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सायरिंक्स की संरचना या साउंड बॉक्स के बारे में बताइए। ठीक है, तो सायरिंक्स जो है केवल पक्षियों में पाया जाता है,
ट्रैकिया का जो पीछे वाला भाग है, अंत वाला जो भाग है, जब वो थोरेसिक कैविटी में एंटर होगा और ब्रोंकाई में विभाजित होगा, उससे पहले जो है साइरिंक्स उपस्थित होता है। तो यहाँ ये जो डायग्राम है ये साइरिंक्स का ट्रांसफर सेक्शन का डायग्राम है, ये अभी हम डिस्क्राइब करेंगे। साइरिंक्स साउंड बॉक्स हो गया। साउंड बॉक्स उन पक्षियों में नहीं पाया जाता है जो ध्वनि प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग है ना, जैसे गिद्ध है, सारस है, तो ये जो है ये आवाज नहीं निकाल पाते हैं। ये प्रश्न भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 1 नंबर का, उसके अंदर पूछा जाता है नेम सम बर्ड्स व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। तो उसमें क्या आ जाएगा, शुतुरमुर्ग है, सारस है, गिद्ध है, तो ये जो पक्षी है इनमें साइरिंक्स नहीं पाया जाता है। अब आते हैं हम साइरिंक्स जो है, जैसे मैंने बताया जब ये थोरेसिक कैविटी में एंटर होगा तो वहां पर है, तो ट्रैकिया आगे चल करके ब्रोंकस बना लेगा। क्या बना लेगा, ब्रोंकस। ब्रोंकस जो है यहाँ पर ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स के द्वारा सपोर्टेड है। एक तो इनकम्प्लीट है रिंग्स और क्या है, कार्टिलेज की बनी हुई है ब्रोंकस वाली। ब्रोंकस थोड़ी दूर जाने के बाद में जैसे ही वो थोरेसिक कैविटी में एंटर होगा वो बाइफरकेट हो जाएगा, क्योंकि बाइफरकेट होकर के, जैसे बाइफरकेट होकर के उसको कहा, यहाँ साइरिंक्स वाला भाग आ जाएगा। साइरिंक्स वाला भाग है, बॉक्स है यहाँ पर, और उसके बाद में ये 2 भागों में बट गया। 2 भागों में बट करके अब ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई। और प्राइमरी ब्रोंकाई में कोई कार्टिलेज का सपोर्ट या रिंग नहीं होती है, और उसके बाद में ये एंटर होंगे दोनों अपनी अपनी तरफ के लंग्स में। उसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे लंग्स का। तो पहले हम यहाँ पर लेते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक्सटर्नल लेयर्स। एक्सटर्नल लेयर ओपन्स इन एन ऑल्फैक्टरी सैक या नेसल सैक। नेसल सैक इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के द्वारा ओपन होता है फेरिक्स वाले भाग में, और यहाँ पर फिर उसके बाद ओपनिंग है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस जो ओपनिंग है वो कहाँ पर है, जीभ के जो पीछे वाला भाग है, यानी माउथ बकल कैविटी के फर्स्ट वाले भाग में हम कहते हैं। तो ये ओपन होगी किसमें, लैरिंक्स में। लैरिंक्स जो है ये पक्षियों के अंदर रिड्यूस्ड होता है, इसमें कोई वोकल कॉर्ड नहीं पाया जाता है। ये क्रिकॉइड जो ट्रायंगल शेप की है, 4 खंडों से बनी हुई जो कार्टिलेज है उसके द्वारा सपोर्ट होता है, और एक जोड़ी एरेटिनॉइड के द्वारा सपोर्ट होता है। ठीक है, लैरिंक्स कंठ वाला भाग। कंठ के बाद क्या आएगा, ट्रैकिया, श्वास नली। श्वास नली जो ग्रीवा वाले भाग में चलेगी, ईसोफेगस के सामने की साइड में है। इसमें ट्रैकियल रिंग्स होती है जो कंप्लीट होती हैं और बोन्स की बनी होती हैं। ट्रैकिया का जो अंत वाला भाग होता है, जब इससे ब्रोंकस बनेगा उससे पहले, तो वहां जंक्शन पर क्या पाया जाता है, साउंड बॉक्स, साइरिंक्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन बर्ड्स। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस जो है वो इनकम्प्लीट रिंग्स के द्वारा सपोर्टेड है, और ये कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स है। ब्रोंकस जब थोरेसिक कैविटी में एंटर होगा तो उसके बाद में थोड़ी देर बाद में ये बाइफरकेट हो जाएगा। बाइफरकेट हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकाई एंटर्स इन ए लंग्स। ठीक है, अपने अपनी तरफ के लंग्स में एंटर होगी। अब हम यहाँ पे लेते हैं साइरिंक्स का स्ट्रक्चर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम यहाँ पर लेते हैं साइरिंक्स का स्ट्रक्चर, टीएस। यहाँ हम देखें ये ट्रैकिया वाला भाग बना रखा है। ये क्या बनाया है, ट्रैकिया वाला भाग। तो इसके साइड में हमने क्या बताया, ट्रैकियल रिंग्स हैं, विच इज सपोर्टेड बाय ट्रैकियल रिंग्स जो कंप्लीट है और बोन्स की बनी हुई है। और ट्रैकिया का जो पश्च भाग है वो क्या कहलाता है, टिम्पैनम। क्या कहलाता है, टिम्पैनम। ठीक है, तो यहाँ ये जो स्पेस है ये टिम्पैनम कहलाएगी, और ये वाला भाग ही इसका क्या बना रहा है, साइरिंक्स वाला भाग बना रहा है। क्या बना रहा है, साइरिंक्स वाला भाग। तो यहाँ आप देखें ये है इंटरक्लेविकुलर एयर सैक। क्लेविका कौन सी बोन होती है, ये जो हंसली वाली बोन होती है हमारी, ये क्या कहलाती है, क्लेविका। तो यहाँ क्लेविका के बीच में यहाँ पर एक एयर सैक पाया जाता है पक्षी में, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरक्लेविकुलर एयर सैक। 2 क्लेविका के बीच में, ये जोड़े में नहीं होता है ये वाला एयर सैक, ये सिंगल होता है। तो इंटरक्लेविकुलर एयर सैक है। इस इंटरक्लेविकुलर एयर सैक के ऊपर की साइड में ट्रायंगल शेप की कार्टिलेज की बनी हुई एक संरचना होती है जो डॉर्सो वेंट्रली प्रेजेंट होती है। पृष्ठ अधरतः शेप है इसकी, ट्रायंगल शेप की पृष्ठ अधरतः है, कार्टिलेज की बनी हुई है ये मेम्ब्रेन, कार्टिलेज का बना हुआ पार्ट है ये क्या कहलाता है, पैस्यूलस। यहाँ मैंने लिखा है पैस्यूलस डॉर्सो वेंट्रल, यानी इसकी जो पोजीशन है वो क्या है,
पृष्ठ अधर डॉर्सोवेंट्रल, ये इंटरक्लेविकुलर एयर सैक के ऊपर की साइड में उपस्थित है और इसके ऊपर की साइड में पाई जाती है सेमी ल्यूनर मेम्ब्रेन। सेमी ल्यूनर अर्धचंद्राकार, जैसे टोपी की जैसी संरचना है कोई और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो वो जो टोपी की जैसी संरचना है कॉनिकल शेप की, वो क्या है, पैसुलस है, जो कार्टिलेज का बना हुआ है, जो इसको सपोर्ट कर रहा है इस वाले अंश को, और इसके ऊपर की तरफ क्या है, सेमी ल्यूनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया इंटरक्लेविकुलर एयर सैक, ये हो गया पैसुलस और ये है सेमी ल्यूनर मेम्ब्रेन। और ये टिम्पैनिक वाला जो भाग है, तो यहाँ ये जो अंदर की साइड में आप देख रहे हो श्लेष्मा की जो झिल्ली है, इस श्लेष्मा की झिल्ली में यहाँ पर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये जो मेम्ब्रेन है ये कहलाती है आउटर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है, आउटर, क्योंकि ये बाहर वाला है, और ये यहाँ जो मेम्ब्रेन है, यहाँ जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन कहलाती है इंटरनल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली के जैसी संरचनाएं हैं, तीन बताई, कौन कौन सी, सेमील्यूनर मेम्ब्रेन, दूसरी यहाँ जो कवर कर रही है श्लेष्मा की झिल्ली के ऊपर इंटरनल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और यहाँ वाली जो है ये आउटर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन में एक्चुअली क्या है, जब पक्षी एक्सपिरेशन करता है, यानी जब वायु बाहर की तरफ जा रही है, तो जब वायु बाहर की तरफ जाती है उस टाइम पर इन मेम्ब्रेन्स में कंपन होता है, और इन मेम्ब्रेन्स के कंपन के कारण ही साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे हम सितार या गिटार, तार होता है ना, तो उस तार में हिलाते हैं, तो किस तरीके से हिला रहे हैं, कितना वाइब्रेट कर रहे हैं, उसके अनुसार अलग अलग ध्वनि प्रोड्यूस होती है। तो उस तरह से यहाँ पर भी ये जो मेम्ब्रेन है, सेमील्यूनर मेम्ब्रेन, ये इंटरनल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ये आउटर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन कब कांपती है, जब वायु बाहर की तरफ जा रही है। तो जब वायु बाहर की तरफ जा रही है, इन मेम्ब्रेन्स में कंपन होती है, और उस कंपन के कारण ही अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये मेम्ब्रेन को टाइट करना या कितना ढीला रखना, ये कंट्रोल होता है मसल्स के द्वारा। ये मसल्स कहाँ पाई जाती हैं, ये है साइरेंजियल मसल्स, यानी साइरिंक्स का मेम्ब्रेन का जो नियंत्रण कर रही हैं, वो क्या कहलाती हैं, साइरेंजियल मसल्स। दो प्रकार की होती हैं, दो जोड़ी होती हैं, एक होती है ट्रैकिया एंड साइरिंक्स मसल। ट्रैकिया यानी ये जो ट्रैकिया वाला भाग है ये, और साइरिंक्स वाला भाग है, तो ये जो अंदर की तरफ ये जो मसल लेयर है, ये जो मसल लेयर है, ये मसल्स क्या कहलाती हैं, ट्रैकिया साइरिंक्स मसल। और ये बाहर की तरफ आप ये देखिए, ये मसल है, यहाँ ये बाहर की तरफ ये वाली जो मसल है, ये कहलाती है स्टर्नोट्रैकियल मसल। क्या कहलाती है, स्टर्नो। ट्रैकिया तो दोनों में ही आएगा। स्टर्नो जो स्टर्नम वाला पार्ट है, जिससे रिब्स जुड़े हुए हैं, है ना, तो स्टर्नो एक तरफ वो स्टर्नम से जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ वो ट्रैकिया से जुड़ी हुई है, तो वो क्या कहलाती है, स्टर्नोट्रैकियल मसल एक जोड़ी। दूसरी जोड़ी क्या है, एक तरफ ट्रैकिया से जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ साइरिंक्स वाले भाग से जुड़ी हुई है। तो ये दोनों जो जोड़ी मसल्स हैं, ये मसल्स ही किसका नियंत्रण कर रहे हैं, ये जो मेम्ब्रेन है इसका नियमन और नियंत्रण, यानी कितना टाइट रखना है, कितना ढीला रखना है, कितना वाइब्रेट करने देना है, वो इन मसल्स के द्वारा नियंत्रित होता है। तो कलेक्टिवली इसको कह देते हैं साइरेंजियल मसल्स। और दो प्रकार की है, एक क्या है जो ट्रैकिया और साइरिंक्स से जुड़ रही है, दूसरी क्या है स्टर्नम और ट्रैकिया से जो जुड़ रही है ना। तो ये बाहर की तरफ है स्टर्नोट्रैकियल मसल्स, अंदर की तरफ है ट्रैकिया एंड साइरिंज मसल्स। तो इन मसल्स के कारण जो तीन मेम्ब्रेन है, कौन कौन सी बताई, सेमील्यूनर मेम्ब्रेन, ये इंटरनल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड आउटर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इनका कंपन होता है जब वायु बाहर की तरफ आती है। पक्षियों के अंदर जो इंस्पिरेशन है उसके कंपेयर में जो एक्सपिरेशन है वो ज्यादा जो है स्पीडली होता है, ठीक है। तो उसमें जब वायु बाहर की तरफ आएगी तभी साउंड प्रोड्यूस होती है, तभी ध्वनि प्रोड्यूस होती है। यहाँ ये देखिए, पहले हम लेते हैं ये ट्रैकिया, ट्रैकियल रिंग्स, ये जो टिम्पैनम वाला पार्ट है या जो साइरिंक्स वाला पार्ट है, इस पार्ट में यहाँ दोनों साइड में तीन, जो लास्ट वाली तीन ट्रैकियल रिंग्स है वो हैं, और जो ब्रोंकियल रिंग्स हैं जो हाफ है यानी अर्धचंद्राकार है और कार्टिलेज की बनी हुई है, शुरू की दो, तो इनके द्वारा ये टिम्पैनम वाला पार्ट है ये सपोर्ट किया जाता है। किसके द्वारा, लास्ट वाली तीन ट्रैकियल रिंग्स और शुरू वाली ब्रोंकियल रिंग्स के द्वारा ये टिम्पैनिक वाला पार्ट जो है ये सपोर्ट किया जाता है।
तो ये क्या हो गया, साइरेंस का टीएस। ठीक है, यहां मैंने नोट लिखा हुआ है इन पिजियन पैसिवलेस नॉट प्रेजेंट। हम ये पिजियन का ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है, इसको सामान्य बता दिया पक्षियों में, तो यहाँ स्पेसिफाई किया गया है कि पिजियन के अंदर स्पेशली पैसिवलेस जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में, स्वर यंत्र के बारे में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, अब इसके आगे का पॉइंट हम क्या लेंगे, इसका जो लंग्स है वो किस प्रकार के हैं, उनकी उपस्थिति कहां पर है, पोजीशन किस प्रकार से वो अटैच है, और उनसे निकलने वाले एयर सैक्स के बारे में। अभी आप जो डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ दो डायग्राम दिखाए गए हैं। एक तो दिखाया गया है अनुप्रस्थ काट, जिसमें पोजीशन ऑफ लंग्स, लंग्स की पोजीशन, लंग्स का अटैचमेंट, उसका डॉर्सल साइड किससे अटैच होता है, वेंट्रल साइड किससे अटैच होता है, तो ये बॉडी कैविटी जो है उसका अनुप्रस्थ काट का डायग्राम है। दूसरा हम डायग्राम डिस्क्राइब करेंगे, उसमें एयर सैक्स और जो ब्रोंकाई वाला भाग है वो आगे किस तरह से डिवाइड हो रहा है, तो वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो यहाँ हम पहले लेते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा साइरेंस वाले भाग तक। साइरेंस के बाद में हमने पढ़ा कि जो ब्रोंकस है वो दो भागों में बाइफर्केट हो जाता है, तो कहलाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई जो है, अब इनके अंदर जो कार्टिलेज वाले सपोर्ट होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम प्राइमरी ब्रोंकाई फिर किस में एंटर होता है, लंग्स में। अब लंग्स किस प्रकार के होते हैं, पक्षी के अंदर जो लंग्स होते हैं स्मॉल होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, यानी छोटी साइज में होते हैं, गुलाबी या रेड कलर के होते हैं और स्पॉन्जी प्रकार के होते हैं, हाईली वस्क्यूलर, क्योंकि यहाँ पर जो है कैपिलरीज का जो जाल होता है वो संवहनी अंग है, यानी यहाँ पर मेन फंक्शन क्या है लंग्स का, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ब्लड का प्योरिफिकेशन करना, वो कहाँ पर हो रहा है, लंग्स में। तो उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई पूरी होनी चाहिए। तो ये जो लंग्स वाले पार्ट है, ऑल्दो दे आर स्मॉल बट दे आर हाईली वस्क्यूलर। ठीक है, और बहुत अधिक इनको स्पेस नहीं मिलती है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए या रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि पक्षी के अंदर डायफ्रैगम नहीं पाया जाता है जो डिवाइड करे थोरेसिक कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से, तो यहाँ हाईली वस्कुलर होते हैं पर ये, हम इतना ही पॉइंट लेते हैं यहाँ पर। अब हम लेते हैं कुछ स्पेशल जो इसके कैरेक्टर हैं पक्षी के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स से संबंधित है। इनके लंग्स में नो एयर स्टोरेज इज देयर, यानी वायु को स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं पाई जाती है। जैसे मैमल्स के अंदर हमारे जो लंग्स हैं उनकी जो यूनिट होती है वो एल्वेलाई होती है, तो एल्वेलाई के अंदर चाहे हम कितना भी गहरी सांस छोड़ दें लेकिन उसके बावजूद भी सम अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इन द एयर एल्वेलाई, है ना। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं होती है जहाँ पर एयर को स्टोर किया जाए इनके लंग्स में। दूसरा, इनकी यूनिट जो होती है वो एयर कैपिलरीज हैं, यानी यहाँ पर एल्वेलाई नहीं है, क्या है, वायु केशिकाएं हैं, और ये वायु केशिकाएं अंदर से क्या है, अत्यधिक संवहनी संरचना है इसमें। तो इसके अंदर वायु कैपिलरीज है जो दोनों साइड से ओपन है, जैसे यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, ये दूसरी कैपिलरी है, ये यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, तो ये एयर कैपिलरीज आर प्रेजेंट, देयर इज नो ब्लाइंड सैक, कोई जो है अंत या एंड पॉइंट ऐसा नहीं होता जहां पर वायु स्टोर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर एयर कैपिलरीज पाई जाती हैं जो दोनों सिरे से ओपन होती हैं और इनके अंदर की तरफ ये अत्यधिक संवहनी होती हैं। एंड दिस इज द मेन पार्ट where the exchange of oxygen and carbon dioxide takes place, यानी जहां पर रुधिर का शुद्धिकरण होता है, ऑक्सीडेशन, रुधिर का प्योरिफिकेशन होता है, वो एयर कैपिलरीज वाला पार्ट है। अब हम लेते हैं कि जो लंग्स हैं दे आर इनक्लोज्ड इन अ कैविटी, एक कैविटी में बंद होते हैं जिसे कहते हैं प्लूरल कैविटी, दे आर प्रेजेंट इन प्लूरल कैविटी। और ये जो डायग्राम है अब हम यहाँ बताएं, लंग्स ये दिखा रखे हैं, छोटे साइज के हैं, स्पॉन्जी हैं, पिंक कलर के हैं और अत्यधिक जो है कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होने की इसमें स्पेस नहीं होती क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो ये डॉर्सल साइड में किससे जुड़े होते हैं और वेंट्रल साइड में इनमें क्या पाया जाता है। यहाँ देखिए आप, डॉर्सल साइड जो है इसकी
डोर्सल साइड में ये वर्टिब्रल कॉलम यानी कशेरुक दंड और जो रिब्स हैं इनसे ये जुड़े होते हैं। इसकी जो पृष्ठ सतह होती है लंग्स की, वो पृष्ठ सतह किससे जुड़ी होती है? वर्टिब्रल कॉलम से और रिब्स से। जैसे मैमल्स के अंदर जो डोर्सल साइड है वो कौन सी होती है? ये रीढ़ की हड्डी वाली, है ना। तो यहाँ पर तो ये डोर्सल साइड में जो लंग्स हैं वो वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स से जुड़े हुए हैं। और वेंट्रल साइड, ये इसकी वेंट्रल साइड है। इसकी वेंट्रल साइड जो है ये स्वतंत्र होती है, लेकिन इसके ऊपर मोटी जो है ऊतक की परत पाई जाती है, टिश्यू की मेम्ब्रेन पाई जाती है मोटी, और वो तंतु की बनी होती है। वो क्या कहलाती है? पल्मोनरी एपोन्यूरोसिस। ये वेंट्रल साइड है इसकी, लंग्स की वेंट्रल साइड, यानी आगे की साइड हो गई, है ना, वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड में ये स्वतंत्र है, लेकिन यहाँ पर क्या पाई जाती है? तंतु की बनी हुई मोटी टिश्यू की लेयर है, वो कहलाती है पल्मोनरी एपोन्यूरोसिस। यहाँ मैंने इसको याद रखने के लिए बताया भी है, डोर्सल साइड में लंग्स का डोर्सल साइड आर अटैच्ड विद वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स, एंड वेंट्रल साइड इज फ्री, बट ऑन वेंट्रल साइड क्या प्रेजेंट है? फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक, टिश्यू प्रेजेंट है विच इज नोन एज पल्मोनरी एपोन्यूरोसिस। ये वेंट्रल साइड होगी इसकी। अब यहाँ बताया है ये पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक। थोरेसिक एयर सैक दो जोड़ी होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक। तो ये बताया है पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक। थोरेक्स कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से अलग किया जाता है एक ऑब्लिक सेप्टम है। ये सेप्टम है, ये सेप्टम है, ये और ये कार्टिलेज का बना होता है। ये डायफ्रैगम की तरह थोरेसिक कैविटी को एक्सपेंड होने में या नॉर्मल शेप लाने में या रेस्पिरेशन में इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये ऑब्लिक सेप्टम होता है जो पक्षी के अंदर थोरेसिक कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से पृथक करता है। ऑब्लिक सेप्टम इज प्रेजेंट व्हिच डिवाइड्स थोरेसिक कैविटी फ्रॉम या व्हिच सेपरेट्स थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। तो ये हो गया किसका डायग्राम? इसका सेक्शन कटिंग करने से लंग्स का डोर्सल साइड से किससे अटैच है, वेंट्रल साइड में क्या चीज प्रेजेंट है, और थोरेसिक कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से डिफरेंशिएट करने वाली ऑब्लिक सेप्टम वाला भाग। अब आता है कि इसमें इंटरकॉस्टल मसल्स पाई जाती हैं। ये इंटरकॉस्टल मसल्स किनके बीच में है या किन दो चीजों को जोड़ रही हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स एक जोड़ी है, छोटी है, पंखे के समान है, जो एक साइड में तो स्टर्नम और रिब्स से जुड़ी हुई है, और दूसरी साइड में वो किससे जुड़ रही है? ये कहां तक पहुंच रही है? पल्मोनरी एपोन्यूरोसिस तक पहुंच रही है। एक साइड में स्टर्नम और रिब्स, ठीक है, और दूसरी साइड में ये कहां तक पहुंच रही है? इंटरकॉस्टल मसल एपोन्यूरोसिस तक पहुंच रही है। तो अ पेयर ऑफ इंटरकॉस्टल मसल इज प्रेजेंट, ठीक है, जो स्मॉल है, फैन शेप की है। तो ये हो गया लंग्स की पोजीशन, लंग्स का अटैचमेंट डोर्सल साइड में, वेंट्रल साइड में, उसके बारे में। अब हम लेते हैं जब ब्रोंकाई लंग्स में एंटर कर जाती है उसके बाद में वो और ब्रांचेस में बढ़ती है, तो उसके बाद में वो किसमें डिवाइड होगी? सेकेंडरी ब्रोंकाई में। ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये एक चला गया किस साइड में? एक लंग्स में, ये दूसरा चला जाता है दूसरे लंग्स में। तो जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है, यहाँ देखिए आप, ये एक लंग का बता रखा है। सेकेंडरी ब्रोंकाई से निकलते हैं एयर सैक्स। क्या निकलते हैं? एयर सैक्स। कबूतर के अंदर 9 एयर सैक्स होते हैं, 4 जोड़े में होते हैं, एक सिंगल होता है। जो सिंगल होता है वो कौन सा होता है? इंटरक्लैविक्युलर, यानी ये जो क्लैविका वाली बोन है उसके यहाँ सेंटर वाले भाग में यहाँ होता है इंटरक्लैविक्युलर, वो सिंगल होता है। तो यहाँ जो है ये सारे जितने भी एयर सैक्स हैं ये कहाँ से निकल रहे हैं? सेकेंडरी ब्रोंकाई वाले भाग से। तो सेकेंडरी ब्रोंकाई से ये निकल रहा है सिंगल इंटरक्लैविक्युलर एयर सैक। फिर एक जोड़ी जाता है ग्रीवा वाले भाग की तरफ, ऊपर वाले भाग की तरफ, वो कहलाता है सर्वाइकल एयर सैक। यहाँ एक ही शो होगा डायग्राम में। एक जोड़ी कहाँ जाता है? थोरेसिक कैविटी के एंटीरियर वाली साइड में, तो ये एंटीरियर वाली साइड में। उसके बाद में सेकेंडरी ब्रोंकाई लंग्स में जब और अंदर की तरफ गहरी जाती है तो उसी को कह देते हैं मीजोब्रोंकाई। और ये मीजोब्रोंकाई जब पश्च लंग्स के बाद वाले भाग तक पहुंच जाती है तो वापस इससे क्या निकलेगा? पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक, यानी पोस्टीरियर वाले भाग में थोरेसिक कैविटी जो है उसके पोस्टीरियर वाले भाग में
एयर सैक है, पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक, और फिर एब्डोमेन की तरफ जाता है एब्डोमिनल एयर सैक। यानी इनके अंदर जो भी खाली जगह है वो खाली जगह किससे भर जाती है? एयर सैक से। तो यहाँ पर ये पोस्टीरियर एयर सैक, पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक एंड एब्डोमिनल एयर सैक, तो ये भी किससे निकल रहे हैं? सेकेंडरी ब्रोंकाई से। सेकेंडरी ब्रोंकाई उसके बाद में और आगे डिवाइड होता है टर्शरी ब्रोंकाई में। टर्शरी ब्रोंकाई कह देंगे या उसको पैरा ब्रोंकाई कह देंगे। ये जो टर्शरी ब्रोंकाई है और जो पैरा ब्रोंकाई है वो फिर लूप, कई लूप के जैसी संरचना बना लेते हैं। और ये जो लूप के जैसी संरचना बन रही है इसके अंदर ही कई क्या पाई जाती हैं? एयर कैपिलरीज बनती हैं। यानी एयर कैपिलरीज का पूरा जो है जाल बन जाता है। सारी एयर कैपिलरीज के दोनों एंड जो होते हैं वो ओपन होते हैं, कहीं से भी बंद नहीं होते हैं। ठीक है। और जो एब्डोमिनल एयर सैक में यहाँ आप देखो, एब्डोमिनल एयर सैक है, यहाँ ये दिखा रखा है कि इस एयर सैक से वापस जो ब्रोंकाई आ रहा है जो किससे जुड़ेगा? एयर कैपिलरी से जुड़ेगा। एयर कैपिलरी से जुड़ेगा या पैरा या टर्शरी ब्रोंकस से जुड़ेगा। तो ये जो वापस जो आ रहा है एयर सैक से ब्रोंकाई, उसको कहते हैं रिकरेंट ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? रिकरेंट ब्रोंकाई। तो पक्षी के अंदर जो वायु अंदर प्रवेश कर रही है और जो इनहेल के टाइम पर और जो एक्सहेल के टाइम पर वापस आएगी, उनका अलग अलग मार्ग होता है। उनका अलग अलग मार्ग होता है, वो सेम रूट से जो है नहीं जाएंगी, उनका बिल्कुल डिफरेंट पाथ होता है। तो यहाँ वापस देखें, ये ट्रैकिया वाला भाग है। जैसे ट्रैकिया का अंत मन ये वाला भाग हुआ तो यहाँ पर क्या है? सैरिंक्स उपस्थित है, साउंड बॉक्स। उसके बाद में यहाँ पर जो ब्रोंकाई है वो दो भागों में बंट गया। प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई और आगे चलकर अपने अपने लंग्स में एंटर हो जाएगा तो वहां इसको कहेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई से निकलते हैं एयर सैक्स। तो यहाँ पर एक तो है सर्वाइकल, एक जोड़ी ग्रीवा वाले भाग में चला गया, एक जो सेंटर में है इंटरक्लाविकुलर, एक जो एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक में है। ठीक है। उसके बाद जब ये ब्रोंकाई अंदर की तरफ जा रहा है, लंग्स में डीप में जा रहा है, तो इसी को कहेंगे मीजो ब्रोंकाई। मीजो ब्रोंकाई फिर जब जो इसका लंग्स का जो लास्ट लगभग लास्ट वाला पॉइंट आता है तो वहां से निकलता है पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक और पीछे की तरफ जाएगा एब्डोमिनल थोरेसिक एयर सैक, एब्डोमिनल एयर सैक। ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड होंगे किसमें? टर्शरी में। और टर्शरी ब्रोंकाई कई लूप जैसी संरचना बनाएंगे और इन लूप जैसी संरचनाओं में फिर क्या बनेगा? कैपिलरीज का जाल बनेगा, एयर कैपिलरीज का जाल बनेगा। और एयर सैक से वापस जो ब्रोंकाई आ रहा है वो ब्रोंकाई कहलाता है रिकरेंट ब्रोंकाई। ये रिकरेंट ब्रोंकाई भी किससे जुड़ जाएगा? एयर कैपिलरीज से जुड़ जाएगा। ठीक है। या हम कहते हैं टर्शरी ब्रोंकाई से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से जो है पक्षी के अंदर जो लंग्स होते हैं उनके अंदर कोई भी ब्लाइंड सैक नहीं होता है, उसके अंदर एयर कैपिलरीज होती हैं, वायु केशिकाएं होती हैं और वायु केशिकाओं के अंदर की साइड में क्या है? संवहनी ऊतक यानी ब्लड कैपिलरीज उपस्थित हैं जिनके बीच में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ आप जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये है कबूतर का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका वेंट्रल व्यू। ठीक है। ये डायग्राम ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि केवल सीधा डायग्राम पूछा जा सकता है। ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम टू शो द वेरियस एयर सैक्स प्रेजेंट इन द कोलंबा या पिजियन, या खाली की रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाए, है ना। तो यहाँ आप देखें, हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? कंठ वाले भाग से, लैरिंक्स वाले भाग से। तो जो है ग्लॉटिस है। ठीक है। ग्लॉटिस आगे की तरफ किसमें ओपन होगी? ट्रैकिया में। ट्रैकिया कहाँ रन होती है? नेक वाले भाग में, गर्दन वाले भाग में, ईसोफेगस के सामने की साइड में। ठीक है। तो ये कंठ वाला भाग हो गया। कंठ जो है यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर जो है वॉइस बॉक्स नहीं होता है, यहाँ कंठ में कोई जो है स्वर प्रोड्यूस करने वाला सिस्टम नहीं होता है, वासिक प्रकार का होता है लैरिंक्स। तो ग्लॉटिस छिद्र जिससे ये ओपन होगा किसमें? ट्रैकिया में। ट्रैकिया में क्या बताया था? कंप्लीट रिंग्स होती हैं जो बोन्स की बनी होती है जो इसको सपोर्ट करती है ना। और ट्रैकिया जब ये गर्दन वाला भाग खत्म होता है और थोरेक्स वाला भाग शुरू होगा, वहां उस जंक्शन पर यहाँ पर पाया जाता है पक्षी में साउंड बॉक्स, सायरिंक्स।
तो ये वो पार्ट है जहां पर ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका मैं पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ आपको। अब हम लेते हैं, जब ये थोरेसिक कैविटी में अंदर एंटर होगा तो जो ब्रोंकस है, ये ब्रोंकस दो भागों में बढ़ जाता है और दोनों तरफ अपने अपने साइड के लंग्स में जाएगा। तो जब तक ये बाहर है तब तक तो इसमें क्या है, कार्टिलेज की रिंग है जो आधी है, ठीक है, हाफ रिंग है कार्टिलेज की ब्रोंकस में। लेकिन जब ये लंग्स में एंटर हो जाएगा तब उसके बाद में इसमें वो रिंग्स नहीं पाई जाती हैं। जैसे मैंने बताया, जब ये एंटर होगा तब ये सेकेंडरी ब्रोंकस बनाएगा। सेकेंडरी ब्रोंकस वो जगह है जहां से जो खुद ही बाहर की तरफ वृद्धि करके क्या बनाते हैं, एयर सैक्स बनाते हैं। तो ये एयर सैक्स बन रहे हैं जो किससे बन रहे हैं, सेकेंडरी ब्रोंकस से बन रहे हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ पर, ये है लंग्स। ये क्या है, लंग्स वाला पार्ट है। लंग्स कैसे बताए थे, छोटे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। डोर्सल साइड में जो वर्टिब्रल कॉलम है और जो रिब्स है उनसे जुड़े होते हैं और वेंट्रल साइड इनकी फ्री होती है, पर वहां पर जो है तंतुओं का ऊतक की मोटी परत पाई जाती है। तो ये लंग्स हैं। अब हम लेते हैं लंग्स के से निकलने वाले एयर सैक्स कितने हैं, उनकी पोजीशन क्या है। तो एयर सैक्स जो है वो संख्या में 9 है, जिनमें से 4 तो क्या है, जोड़े में पाए जाते हैं और एक क्या है, सिंगल होता है। और एयर सैक्स जो होते हैं ये नॉन मस्कुलर होते हैं, अपेशीय होते हैं और असंवहनीय, यानी एयर सैक्स में एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाली प्रक्रिया नहीं होगी। यहाँ तंत्रिकाएं पहुंच रही है, ब्लड सप्लाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है संवहन नहीं होगा, यानी यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी प्योरिफिकेशन वाला काम ब्लड का नहीं होगा। वो काम केवल किसमें होगा, लंग्स में। और किसमें, जो एयर कैपिलरीज हैं लंग्स में, उनके अंदर जो उपस्थित जो कैपिलरीज हैं उनके बीच में, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेते हैं एयर सैक्स, 9 है नंबर में, सिंगल एक है जो है ये वाला, क्या कहलाता है, ये कहलाता है इंटरक्लैविकुलर एयर सैक। क्लैविका की जो बोन होती है उनके बीच में यहाँ पर, तो ये है इंटरक्लैविकुलर, ये ट्रायंगल शेप का है, ये इंटरक्लैविकुलर एयर सैक है। इस इंटरक्लैविकुलर एयर सैक के दोनों साइड से यहाँ पर क्लैविका की जो बोन है, तो उस क्लैविका की बोन में भी एयर सैक उपस्थित है। हम क्या पढ़ते हैं, पक्षी के अंदर जो बोन्स होती है वो न्यूमैटिक होती है। न्यूमैटिक मींस फिल्ड विद एयर सैक्स। तो ये क्लैविका जो बोन है उसके अंदर एयर सैक जा रहा है, तो ये क्लैविकुलर एयर सैक। और दूसरा यहाँ से दोनों पार्श्व में निकलता है एक्स्ट्रा क्लैविकुलर, यानी वो क्लैविकल में नहीं जा रहा है, किसमें जा रहा है, जो ह्यूमरस वाली बोन है। अग्रपाद पक्षियों में किसमें रूपांतरित हो जाते हैं, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, पर बोन्स का नाम तो वही रहेगा। तो ये ह्यूमरस वाली जो बोन है, इस वाली बोन में भी ये ह्यूमरल एयर सैक है। तो ये किसका पार्ट हो गया, क्लैविकल वाला ही पार्ट हो गया। तो ये है सिंगल ट्रायंगल शेप का है, मिड में उपस्थित है और ये इंटरक्लैविकुलर एयर सैक। अब हम लेते हैं ये लंग्स वाले भाग के अग्र भाग से, आगे की साइड से एक जोड़ी और एयर सैक निकल रहा है जो ग्रीवा वाले भाग में जा रहा है, गर्दन वाले भाग में। ये अग्र भाग से निकला और ग्रीवा वाले भाग में जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है, सर्वाइकल एयर सैक। एक जोड़ी सर्वाइकल एयर सैक। लंग्स के अब थोरेसिक कैविटी जो शुरू होती है, तो थोरेसिक कैविटी में यहाँ साइड से, पार्श्व वाले भाग से, ये दोनों इंटरक्लैविकुलर और सर्वाइकल तो निकल रहा है अग्र भाग से, अब ये निकल रहा है लंग्स के साइड वाले भाग से। थोरेसिक कैविटी में क्या बनेगा, ये एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक, यानी थोरेसिक कैविटी के एंटीरियर वाले भाग में। और ये जहां तक इनको स्पेस मिलती है खाली, वहां तक फैल सकते हैं, ये गुब्बारे की तरह, बैलून की तरह, जितनी स्पेस मिलेगी और जितनी वायु आएगी उतना ये फैल सकते हैं। अब आते हैं हम लंग्स के पीछे वाली साइड में भी, लेटरल साइड से, दोनों साइड से निकलते हैं पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक, ठीक है। और लंग्स के पीछे की साइड से, जो एब्डोमेन कैविटी की तरफ है, उस साइड से निकल रहे हैं एब्डोमिनल एयर सैक। एब्डोमिनल एयर सैक एब्डोमेन में जाएंगे और एब्डोमेन में कहां तक पहुंचेंगे, ये जो इसकी इंटेस्टाइन है उसमें जो कॉइलिंग है, तो इंटेस्टाइन का जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वहां तक, और जो इसमें मेटानेफ्रिक प्रकार की जो किडनी होती है, तो उन किडनी तक ये पहुंचते हैं, यानी जितनी स्पेस इसको मिलती है वहां तक ये जाते हैं एब्डोमेन वाले भाग में। तो इस तरह से कितने हुए, 9। एक सिंगल है इंटरक्लैविकुलर, एक जोड़ी है ग्रीवा वाले भाग की तरफ, सर्वाइकल, एक कहां पर है, थोरैक्स के एंटीरियर साइड में,
एक कहाँ है थॉरैक्स के पोस्टीरियर साइड में, और एक जोड़ी कहाँ पर है एब्डोमिनल एयर सैक। तो इस तरह से ये 9 क्या पाए जाते हैं, एयर सैक्स पाए जाते हैं। इंटरक्लैविकुलर एयर सैक से हमें क्लैविकुलर वाले भाग में जो जा रहा है एयर सैक वो, और जो ह्यूमरस वाले भाग में जा रहा है एयर सैक वो भी हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हो गया एयर सैक्स के बारे में। अब हम लेते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो इसका जो मेजर फंक्शन है कि ये एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, क्योंकि इसके लंग्स तो छोटे होते हैं, ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाते, ज्यादा वायु तो स्टोर ही नहीं कर पाते हैं, वायु खाली इसमें आती है और जाती है, और आते टाइम पर भी और जाते टाइम पर भी, यानी इंस्पिरेशन के टाइम पर और एक्सपिरेशन के टाइम पर, दोनों टाइम पर जब इसमें से वायु जा रही है तो वहां उस टाइम पर जो वायु है तो उसमें जो ऑक्सीजन है तो उसमें जो है एक्सचेंज होगा बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें प्योरिफिकेशन डबल बार होता है लंग्स में, क्योंकि इसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, वो हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म के टाइम पर और क्लियर उसमें। तो यहाँ हमने लिए हैं फंक्शन ऑफ एयर सैक। मेन क्या है इसका, दे आर एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, ये सहायक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, क्योंकि इसमें वायु भर सकती है। जो इंस्पिरेशन के टाइम पर जो वायु आती है वो यहाँ से ट्रैकिया से होते हुए साइलेंस से होते हुए ब्रोंकस से होते हुए सीधा पहले कहाँ जाती है, पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक में और एब्डोमिनल एयर सैक में। यही कारण है कि पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक और एब्डोमिनल थोरेसिक एयर सैक को इंस्पिरेटरी एयर सैक्स कहते हैं। जबकि जब बाहर की तरफ वायु जा रही है तो वो कौन से में जाएगी, यहाँ पर किसमें, एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक में, इंटरक्लैविकुलर एयर सैक में और सर्वाइकल में। तो ये आगे वाले जो एयर सैक्स है ये कहलाते हैं एक्सपिरेटरी एयर सैक्स। हमने पढ़ा था कि इंस्पिरेशन से एक्सपिरेशन ज्यादा पावरफुल होता है इसमें। ठीक है, तो पीछे के ये जो दो जोड़ी एयर सैक्स हैं, पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक और एब्डोमिनल एयर सैक, ये क्या है, इंस्पिरेटरी एयर सैक्स है। और आगे के जो दो जोड़ी और एक सिंगल है ये क्या है, एक्सपिरेटरी। ठीक है, तो वायु सीधा जब अंदर आ रही है तो वो फेफड़ों से होते हुए डायरेक्ट पहले किन वाले में आकर भरेगी, जितनी भरी जाती है, किन में, पोस्टीरियर एंड एब्डोमिनल एयर सैक्स में। और जब वापस जा रही है तब वो इनमें से होएगी, एंटीरियर थोरेसिक वाले में, सर्वाइकल वाले में और इंटरक्लैविकुलर वाले में। अब हम लेते हैं इसका फंक्शन जो हमने बताया। पहला है दे आर एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ज्यादा वायु इनमें ही भरती है और इनमें से ही बाहर निकलते टाइम पर लंग्स में से होते हुए जाएगी। तो लंग्स में आते टाइम पर भी और जाते टाइम पर भी जो वायु है वो जो वायु है जो लंग्स में से होकर के निकल रही है वो हर बार क्या होगी, प्योर होगी, यानी उसमें ऑक्सीजन है, वो इम्प्योर नहीं है। और उसके बाद में जो है उसमें एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वहां पर डबल जो है उसमें क्या हो रहा है, डबल बार उसमें एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या फंक्शन है इसका, बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं, यानी हल्कापन देंगे। तो हल्कापन देने से क्या होगा, ये इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो उसको रिड्यूस करने से पक्षी को उड़ने में हेल्प होगी। तीसरा क्या है, इट रेगुलेट्स टेम्परेचर, तापमान नियंत्रण। हमें पता है कि जो एवीज हैं और जो मैमल्स हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की क्षमता होती है उनमें। तो उस कांस्टेंट रखने की क्षमता में एयर सैक्स महत्वपूर्ण रोल इसमें जो है प्ले करते हैं। तो ये तापमान नियंत्रक का कार्य करते हैं। इसमें वायु भर जाती है, जैसे हमने यूरिनोजेनेटिक सिस्टम पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा था कि जो मेल में जो टेस्टिस सैक है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो, संभवतः है वो एब्डोमिनल एयर सैक में जो वायु भरी हुई है उसके कारण होता होगा, क्योंकि ये वहां तक पहुंच रहे हैं, यूरिनोजेनेटिक सिस्टम तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा इस चीज को मैंने यहां से लिंक किया है, दे वर्क एज कूलिंग डिवाइस, यानी जब गर्मी का टाइम होता है तो गर्म हवा इसमें जो भरी हुई है वो बाहर निकलेगी, फिर बाहर निकलेगी तभी तो बाहर की जो हवा है वो इसमें अंदर आएगी। तो दे वर्क एज कूलिंग डिवाइस। तो दोनों ही तरह से ये क्या कर रहे हैं, दे रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान का नियमन का कार्य कर रहे हैं। हेल्प्स इन फ्लाइट, जो सेकंड पॉइंट से इंटरलिंक्ड होता है, हल्कापन होगा, वायु भरी रहेगी तो हल्कापन होगा, हल्कापन होगा तो उड़ने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद में मूलर के अनुसार 1908 में मूलर ने बताया कि कार्डियक मूवमेंट जो है, यानी कार्डियक मूवमेंट में भी एयर सैक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से इस टॉपिक में हमने क्या कवर किया, स्पेशली हमने एयर सैक्स का डायग्राम, उनकी पोजीशन और उनका फंक्शन जो है यहाँ पर बताया है।
तो इसके साथ ही ये टॉपिक मैं कंप्लीट करती हूँ। अब इसका बचता है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, वो हम नेक्स्ट यूट्यूब में कवर करेंगे। थैंक यू।